हेलो 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 हेलो। सबको गुड मॉर्निंग है। सीधा आते हैं पढ़ाई की दुनिया में। बहुत सारे बच्चे किताब को लेकर के अलग अलग तरह की भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। किताब नहीं मिला, हम लोगों के साथ धोखा हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज हम किताब पर कोई बात नहीं करेंगे। मेरा कोई किताब नहीं आ रहा है, सब अपना अपना किताब पढ़ो। मेरी कोई पुस्तक नहीं आ रही है, भाई माफ करो। ठीक ना, हम पागल हो जाएंगे, पब्लिकेशनों पागल हो जाएगा, तू पागल हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि जो किताब आ रहा है, ये किताब मतलब लोग बच्चा कहता है किताब नहीं हो गया, कोरोना का वैक्सीन हो गया। हम की करेंगे, किताब आता है छुक से उड़ जाता है, मतलब रास्ते रास्ता पार हो जाता है। तो हम की करेंगे, हमरा बस के अब नहीं रहा। किताब हम आज के बाद नहीं लिखेंगे, किसी भी पब्लिकेशन से कोई किताब नहीं लिखेंगे। सब पब्लिकेशन वाला कहता है कि हम इतना छाप देंगे, उतना छाप देंगे, और जब छापने की बात आती है तो अपनी औकात दिखा देता है। इसलिए अब मेरी कोई किताब नहीं आ रही है, आप लोग अपना अपना देख लें, अपनी अपनी पुस्तक को पढ़ लें। ठीक है, हम मेरा चैनल छोड़ देगा ये किताब के चक्कर में। ठीक ना, हम तहे दिल से आप लोगों से माफी मांगते हैं। किताब तो वैसे आ रही है, नहीं भी आ रही है, आएगा, मिलेगा, मन करेगा लेना, नहीं मन करेगा नहीं, हमरा नहीं बेचना है। नहीं नहीं, हमको अब किताब के रिगार्डिंग कोई कमेंट्स नहीं चाहिए। भाई मैं थक चुका हूँ। ये किताब चलाऊ छाप ही नहीं पा रहा है, और एक दिन में 50,000 कॉपी से ज्यादा नहीं छाप सकता वो। और 50,000 कोई वैल्यू नहीं रह गया है। ठीक ना, 50,000 कॉपी मतलब इट्स नॉर्मल, वो तो एक सर्टेन एरिया में खत्म हो जा रहा है। तो इसलिए सर हम किताब के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। गरीब आदमी है, पढ़ाने दीजिए। लड़का कहता है धोखा हुआ है हम लोगों के साथ। अरे चुट्टा, कौन धोखा दे दिए? हम धोखा हो गया, हम क्या करेंगे, हम ही छापते हैं। हम मैटर दे दिए, बुक देखो कुछ बच्चों के पास पहुंच भी गई। छोड़ो, ये बुक पे कोई बात नहीं करते हैं, शाम तक देखते हैं व्हाट हैपन। आते हैं सर पढ़ाई की दुनिया में। हमारा चल रहा था सर फिजिक्स में सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन में जब आप आओगे सर, आज हम लोग सर्कुलर मोशन को खत्म करेंगे। सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। वक्रपथ की ढाल तक हम लोग पढ़ चुके थे। यहां तक हम लोग सर पढ़ चुके थे कि अगर गाड़ी में आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा तो अंदर वाला पहिया पहले उठेगा और गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगी। यही तक ना पढ़े थे। और वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका फॉर्मूला होता है v बराबर अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? v बराबर अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। तो कहीं पर भी द्रव्यमान नहीं है। अगर द्रव्यमान होता तो स्कूटी के लिए अलग मोड़ बनता, फोर व्हीलर चार चक्का के लिए अलग मोड़ बनता, 16 चक्का के लिए अलग मोड़ बनता। तो पता चला ये गोलंबर नहीं, एक के जगह पर 20 गो गोलंबर होता। तो कहते हैं वक्र पथ पर जो ढाल होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो ट्रक हो। क्लियर? अब देखिए सर, आज आप लोग कमेंट्स नहीं लिख पाओगे, क्योंकि हमको पता है सारे बच्चे बुक के रिगार्डिंग कमेंट्स लिखेंगे, इसलिए कमेंट सेक्शन को आज ऑफ रखा गया है। ठीक है, और शाम में भी यूट्यूब पे क्लास चलेगी और कमेंट सेक्शन ऑफ ही रहेगा। ठीक है, आइए सर इधर। क्लासेस सारी चलेंगी, लेकिन आप हमको कुछ कह नहीं पाइएगा, क्योंकि अभी आप बुक 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 उसके अलावा आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम समझ रहे हैं उस बात को, इसलिए सर आई विल सी ऑल्सो द मैटर। माई इंग्लिश इज टू बैड, बट सर तनी तनी सर हमरा जो आता है ओकरे सहायता से बोल पाते हैं सर। अभी हमारा दिमाग पते नहीं चल रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, जब तक कि मैं बच्चों के पास बुक पहुंचा ना दूं। खैर छोड़िए, अब बुक पर हम कोई बात नहीं करेंगे, पूरे कक्षा में बुक पर कोई वार्तालाप नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, हमने कहा था आपको, ध्यान दीजिएगा सर, कि अगर एक समान चाल से अगर कोई पिंड चलता है, एक समान चाल से अगर कोई पिंड चलता है
एक समान चाल से अगर कोई पिंड चलता है, एक समान चाल से अगर कोई पिंड चलता है, m द्रव्यमान का कोई पिंड है, v वेग से चलता है, तो इसका अंदर की तरफ अभिकेंद्र बल लगता है Fc, अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल AC और FC। AC बराबर होता है v²/r और FC बराबर होता है mv²/r। AC बराबर होता है v²/r और FC बराबर होता है mv²/r। ठीक है, AC बराबर v²/r और FC बराबर होता है mv²/r। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर एक समान चाल से चलता है तब एक समान चाल से चलेगा तो अभिकेंद्र बल त्वरण बराबर v²/r और अभिकेंद्र बल बराबर होता है mv²/r। ठीक है, अगर असमान चाल से चलेगा, अगर असमान चाल से चलता है, यहां पर झोल है चला, अगर असमान चाल से चलेगा तो इसके पास दो प्रकार का त्वरण होता है। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC इसको हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। AC को हम क्या कहते हैं सर? AC को हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, जो कि केंद्र की ओर होती है। AC को सर हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और AT को कहते हैं सर स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, जिसको इंग्लिश में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और शायद सर आपको याद होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कि ये अगर थीटा हुआ करता था और ये आर हुआ करता था तो रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते थे? ये अगर मान लो थीटा है और थीटा की जगह पर यहां 90 डिग्री, तो दोनों का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो कैसे होगा? तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा √ऑफ AC² प्लस AT² प्लस 2AC AT cos 90। तुम कहेगा मास्टर कैसे, कहां से लाया? तो हम लाए हैं सर R बराबर √ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा से। आप याद होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये A है, अगर ये A है और ये B है तो R कैसे निकालेंगे? तो R बराबर होता है √ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। जहां थीटा A और B के बीच का कोण है तो थीटा 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे AC² प्लस AT² प्लस 2AC AT cos 90। अभी cos 90 थी, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो त्वरण बराबर हो जाएगा √ऑफ AC² प्लस AT²। अब यहां से थोड़ा और हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो A इज इक्वल टू हो जाएगा √ऑफ AC²। AC² बोले तो V² AC बराबर V²/R का होल स्क्वायर प्लस AT²। तुम क्या कह रहे मास्टर, बात समझे नहीं? तो हमने कहा, आपको ध्यान दीजिएगा, हमने कहा वृत्तीय गति दो प्रकार की, वृत्तीय गति जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक समान और दूसरा असमान। अगर एक समान होगा तो एक ही प्रकार का त्वरण होगा, AC इज इक्वल टू V²/R। अगर असमान होगा तो दो प्रकार का त्वरण होगा, जिसका रिजल्टेंट अगर हम निकालते हैं, असमान होगा सर तो दो प्रकार का त्वरण होगा। जब हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो √ऑफ AC² प्लस AT² प्लस 2AC AT cos 90 होता है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाता है, तो √ऑफ AC² प्लस AT² हो जाता है, और A इज इक्वल टू हो जाता है, A इज इक्वल टू हो जाता है √ऑफ AC² बोले तो V²/R होता है,
ए सी बराबर तो वी स्क्वायर बाय आर के होल स्क्वायर प्लस ए टी, यही दोनों में डिफरेंस है। ए टी बोले तो टेंजेंशियल एक्सलेरेशन, ए टी हम लोग सर ऐसे लिखते हैं ए ऑब्लिक टी। ध्यान दीजिएगा, वृत्तीय गति एक समान चाल अगर होगा तो ए सी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, और समान चाल होगा तो ए बराबर अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ए बराबर अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है, बट इस फॉर्मूले का कहीं कोई मतलब नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं इसके पूछने के। जब तक आपको क्वेश्चन में असमान चाल नहीं कह देता तब तक आप यहां मत पहुंचाना अपने मन से, आप यहीं रहना। सर हमेशा ध्यान रखना, इन एकदम नॉर्मल बात जो है, जो जनरली यूज होती है, कि जब तक क्वेश्चन स्पेशल केस को कंसीडर नहीं करे आप स्पेशल केस को कंसीडर मत कीजिए, आप जनरल केस में ही रहिए। क्लियर? अब देखिएगा सर, कहता है कि अगर कोई पिंड असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसके पास दो प्रकार का त्वरण होता है, एक अभिकेंद्र त्वरण जो केंद्र की ओर होता है, तथा एक स्पर्श रेखीय त्वरण जो स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। देखिए इसके पास दो त्वरण है, एक अभिकेंद्र त्वरण जो केंद्र की ओर है और एक स्पर्श रेखीय त्वरण जो स्पर्श रेखा की दिशा में है। तब जब इसका रिजल्टेंट की बात करोगे तो इसका रिजल्टेंट हो जाता है अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर 2ac ए टी कॉस 90 अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। आर बराबर अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए सी बराबर होता है वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब यहां ए सी क्या है? अभिकेंद्र त्वरण है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और ए टी क्या है? स्पर्श रेखीय त्वरण है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एटी है सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज एटी। अब आते हैं चला अपकेंद्र बल पर। देखिए अपकेंद्र बल क्या है, तो सर हमको पता है अगर ये कोई वस्तु ये नचा रहा है तो इसके अंदर की तरफ लगने वाला बल अभिकेंद्र बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन न्यूटन चचा को जानते हैं, वो कहते थे न्यूटन के तृतीय नियम में कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो कहा कि अगर अंदर की ओर अभिकेंद्र बल लगेगा तब उतना ही बल बाहर की ओर लगना चाहिए, क्योंकि क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बाहर की ओर एक बल लगता है अपकेंद्र बल, जबकि ऐसा था नहीं। लेकिन न्यूटन के तीसरे नियम की लाज रखने के लिए इस बल की कल्पना कर दी गई। कहा गया हो जितना बल अंदर की ओर लगता है ना उतना ही बल बाहर की ओर लगता होगा, है नहीं। और इस बल को कहा गया अपकेंद्र बल, और ये एक इमेजिनरी फोर्स है। ये एकमात्र यही फोर्स है जो इमेजिनरी फोर्स है, जिसको मान लिया गया है बस न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाने के लिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। कहा गया बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्र बल, अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र। तो ये वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो कहेंगे काल्पनिक बल है। अब ध्यान देना, कहता है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है जिसकी कल्पना न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाने के लिए किया गया। यह बल एक्चुअल में लगता नहीं है, एक काल्पनिक बल है, यह बल लगता नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अपकेंद्र बल का परिमाण, अब इसका जो मैग्नेट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ना, बोले वे नहीं करेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ना। तो इक्वल एंड अपोजिट मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर 10 होगा तो इसका भी मैग्नीट्यूड 10 होगा, खाली डिफरेंस ये होगा कि ये अंदर की ओर होगा, ये बाहर की ओर। कहते हैं इसके परिमाण समान होते हैं लेकिन दिशा विपरीत होती है। इसके परिमाण समान होते हैं लेकिन दिशा विपरीत होती है। तो क्या कहता है सर? कहता है अपकेंद्र बल का परिमाण अभिकेंद्र बल के परिमाण के बराबर, मतलब ये 10 तो ये भी 10 होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है, एक अंदर की और एक बाहर की। अपकेंद्र बल वास्तविक बल है कि काल्पनिक बल है? तो कहेंगे अपकेंद्र बल क्या है? काल्पनिक बल है। अपकेंद्र बल क्या है? काल्पनिक बल है। अपकेंद्र बल क्या है सर? काल्पनिक बल है। अपकेंद्र बल क्या है? काल्पनिक बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्र बल के दिशा के विपरीत होती है। दोनों का मैग्नीट्यूड समान होता है क्योंकि एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। क्लियर?
अब ध्यान दीजिएगा सर, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। इसका 3 गो एग्जाम्पल है जो बड़ा पूछा जाता है। एगो पूछेगा दूध से कभी दही निकाला है रे ना, हाँ दूध से कैसे दही निकाल लेगा रे, अरे दाना दूध से मक्खन निकलता है, दूध से मक्खन निकाला है, निकालते हुए देखा, ऐसे ऐसे करके देखना, ऐसे ऐसे मथने के बाद जो है ना दूध से मक्खन निकलता है। तो मक्खन निकलता है, मक्खन बाहर की ओर जाता है, इसलिए उसको कहते हैं अपकेंद्र बल का उदाहरण। वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ होता है, बाहर की तरफ बल लगता है। अपकेंद्र पंप होता है, एक पंप जो होता है ना वो हमेशा बाहर की ओर पानी फेंकता है, इसलिए ये तीनों एग्जाम्पल है अपकेंद्र बल के, खूब पूछा जाता है। कहते दूध से मक्खन का अलग होना, वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, अपकेंद्र पंप, ये तीनों अपकेंद्र बल के उदाहरण। ये तीनों किसके उदाहरण है? अपकेंद्र बल के उदाहरण। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक वस्तु असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चल रही है। देखो जैसे असमान चाल कहेगा मतलब तेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होगा, या तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए था कि V स्क्वायर बाय R के होल स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन पढ़ो, असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी वेग तुमको दे दिया है। अगर वृत्तीय पथ की त्रिज्या 2 मीटर है, R इज इक्वल टू 2 मीटर है, और वेग की दिशा में त्वरण, वेग की दिशा में त्वरण, वेग की दिशा में त्वरण मतलब की कह रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो वेग की दिशा हमेशा इधर की ओर होती है, एकरे दिशा में त्वरण कर रहा है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। AT इज इक्वल टू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो परिणामी त्वरण का मान क्या होगा? तो सर तुम्हारे पास फॉर्मूला है AC A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फिर से पढ़ देते हैं, एक वस्तु असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चल रही है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो V हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अगर वृत्तीय पथ की त्रिज्या 2 मीटर हो, R का मान 2 मीटर है, और वेग की दिशा त्वरण में त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, वेग की दिशा में त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वेग की दिशा में त्वरण है, वेग होता है स्पर्श रेखा की दिशा में, उसके दिशा में त्वरण मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिया तुमको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे असमान चाल देगा तुमको यहां पहुंच जाना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो परिणामी त्वरण का मान क्या होगा? परिणामी त्वरण A बोले तो अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर, V स्क्वायर बोले तो चला 10 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बटा R का मान है 2, ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AT स्क्वायर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। देखिए कितना आता है, 10 दिन 100, 100 बटा 2 50, 50 के स्क्वायर तो 25 2500, 2500 प्लस 100 2600 आ जाएगा अंडर रूट में आंसर। देख लीजिएगा सर मेरा थोड़ा सा जोड़ घटाव गड़बड़ है, हमको तो लग रहा है 10 दिन 100, 100 बटा 2 50, 50 का स्क्वायर 2500, 2500 100 2600, यू विल गेट द आंसर। अब बढ़ते हैं सर नेक्स्ट की ओर। एक कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जानते हैं सर? देखिए जैसे ये मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा सर, इसको हम ऐसे घुमाते हैं, हम बोले रेखीय संवेग, हम आपको पढ़ाए थे द्रव्यमान गुना वेग, याद है? रेखीय संवेग रेखीय गति की मात्रा को बताता है, कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताता है। कोणीय गति क्या होता है? ये वृत्तीय गति ही कोणीय गति, ये जो वृत्तीय गति है इसी को हम क्या गति कहते हैं? कोणीय गति कहते हैं। रेखीय संवेग रेखीय गति की मात्रा को बताता है, कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताता है। दिस वन, ठीक है, रेखीय संवेग रेखीय गति की मात्रा को बताता है, कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताता है। अगर कोई व्यक्ति
कार से रोड पर चल रहा है तो वो रेखीय गति हुआ। अगर पंखा घूम रहा है तो वो कोणीय गति हुआ। तो कोणीय गति में जो संवेग होगा उसको कोणीय संवेग कहेंगे। रेखीय गति में जो संवेग होगा खाली संवेग कहते हैं, रेखीय संवेग नहीं लगता। खाली संवेग कहते तो यूनिवर्सल बात समझ लेना, रेखीय संवेग बोल रहा है जब तक कोणीय संवेग, कोणीय वर्ड नहीं लगा। ये कहता क्या है कि अगर ये m द्रव्यमान का मान लो कोई हेडफोन है, ये r त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है चला r है, ये जितना लंबा तुमको दिख रहा है ये क्या है, ये r है। ठीक है, अगर ये ध्यान देना, अगर ये m द्रव्यमान का कोई पिंड है और r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा, तब जो उसका कोणीय संवेग होगा, मान लेते v वेग से चक्कर लगा रहा है, तो कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा mvr, यानी द्रव्यमान इंटू वेग इंटू त्रिज्या। कोणीय संवेग को L से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान इंटू वेग इंटू त्रिज्या। जबकि रेखीय संवेग अगर होता, जबकि सर अगर रेखीय 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 संवेग होता, रेखीय संवेग यानी P होता, तो हो जाएगा द्रव्यमान गुना वेग। रेखीय संवेग होता तो क्या होता, द्रव्यमान गुना वेग। कोणीय संवेग होगा द्रव्यमान गुना वेग इंटू त्रिज्या होता है, जो वृत्ताकार पथ पर जितना त्रिज्या से वो चक्कर लगाता है। अब इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो द्रव्यमान का हो गया केजी, वेग का हो गया मीटर पर सेकेंड और त्रिज्या का हो गया मीटर, तो हो जाता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बीमा निकालोगे, इसका बीमा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -1। कुछ नहीं किया सर, केजी का एम कर दिए, वेग का मीटर पर सेकेंड कर दिए, आर का मीटर कर दिए, त्रिज्या मीटर में होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -1। अब ध्यान दीजिए, अगर ये कोई पिंड है तो ये एम द्रव्यमान का ये हेडफोन हो गया, ये आर त्रिज्या हो गया, अब भी वेग से चल रहा है। इसके जो कोणीय संवेग, इसका जो कोणीय संवेग होगा, जो कोणीय गति की मात्रा को बताएगा, उसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या। अब ध्यान दीजिए, अगर एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं कि ये हम हैं और ये कोई बॉल लेके, ध्यान दीजिएगा सर, ये कोई बॉल लेकर ये कोई व्यक्ति घुमा रहा है आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, भी वेग से। कहता है, ध्यान दीजिएगा, कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताता है। पहली बात तो यही है, कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताता है और रेखीय संवेग रेखीय गति की मात्रा को बताता है। ध्यान दीजिएगा सर, कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताता है और रेखीय संवेग रेखीय गति की मात्रा को बताता है। कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताता है और रेखीय संवेग रेखीय गति की मात्रा को बताता है। ध्यान देना, कहता है कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताता है। कोणीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या, m इंटू भी इंटू आर। L का SI मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -1। और L एक सदिश राशि है। आप कहिएगा क्यों सदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या होता है और ये जो वेग है ये सदिश राशि। अब वेग सदिश राशि होगा तो ये सदिश राशि। अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आप कहिएगा सर किसी भी चीज का संरक्षण का सिद्धांत बड़ा आप पढ़ा देते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या था, याद करो, बंदूक वाला जो पढ़ाए थे।
रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता था कि अगर कोई बाह्य बल ना लगे, अगर कोई बाह्य बल ना लगे तो किसी वस्तु का कुल संवेग संरक्षित रहता है। अगर कोई बाह्य बल ना लगे, बाह्य बल लगेगा चला वेग में परिवर्तन ना हो जाएगा। अगर कोई बाह्य बल ना लगे तो कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यही कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। सर हमको भी नहीं पता था और पब्लिकेशन वाला को भी नहीं पता था कि ट्रक कहां है। ट्रक लखनऊ में पार किया था उस टाइम। हमको बोला कि 2-3 घंटा में पहुंच जाएगा। हम बोल दिए कि 2-3 घंटा में पहुंच जाएगा। अब बाद में जब ओकरा फोन लगा तो कहता था हम तो सर लखनऊ पार किए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये मेरी गलती है, हम ट्रक चला रहे हैं रे। दुष्ट कहीं क्या कहें आप तुम लोग को। छोड़ो, ये बुक के बारे में कोई चर्चा मत करो। मेरा मूड खराब होता है, हम क्लास छोड़ देंगे। हेलो, कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताता है। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ध्यान दीजिएगा। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई बाह्य बल ना लगे ना तो कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। संरक्षित रहेगा मतलब नहीं बदलेगा। अगर कोई बाह्य बल ना लगे तो कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। अगर कोई बाह्य बल ना लगे तो कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, मतलब mvr बराबर कांस्टेंट। अब मामला क्या है देखो चलो। ये जो mvr इज इक्वल टू कांस्टेंट की अगर हम बात करें, कांस्टेंट मतलब होता है नियतांक। कांस्टेंट मतलब नियतांक जो कि नहीं बदलता हो। अगर मान लो ये 100 है, ये 1 है और ये 4 है, ये 400 होगा। ध्यान देना। अगर ये 100 है और ये 1 है और ये 4, ये 100 है, ये 1 है और ये 4 है, तो ये हो गया 400। अगर हम द्रव्यमान को 2100 रहने दें, अब वेग को 4 कर दें तो त्रिज्या 1 हो जाएगा। अगर ये 100 ही रहे द्रव्यमान और वेग को 4 कर दें तो त्रिज्या को 1 कर दें, ये हो जाएगा 400। अब हमने किया क्या चला, द्रव्यमान अस्थिर है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ध्यान से देखो, द्रव्यमान अस्थिर है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। देखो ये 4 से 1 हुआ, 1 से 4 हुआ। मतलब संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है, जैसे तुम ले लो एक तराजू। अगर इस तराजू को तुमको बैलेंस रखना है, यहां पर 2 आलू है, एक आलू यहां है, 2 आलू यहां है, 2 आलू यहां है।
इसको अगर संरक्षित रखना है, बैलेंस रखना है, तो एक आलू अगर इसमें जोड़ोगे तो एक आलू इसमें भी जोड़ना होगा, तब ये बैलेंस रहेगा, संरक्षित रहेगा। कहता है अगर द्रव्यमान अस्थिर रहेगा तो त्रिज्या को घटाएंगे तो वेग का मान बढ़ जाएगा, मतलब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। अब दूसरा भी इसमें इसी में जोड़ते हैं। जैसे अगर त्रिज्या को अस्थिर रखते हैं, मतलब 4 का 4 रखते हैं, द्रव्यमान को घटा देते हैं, 100 से 50 कर देते हैं, तो वेग का मान क्या हो? तो वेग का मान चला 50 चौका 100, 1 से 2 हो जाएगा। गौर से देखो, द्रव्यमान जब घट गया और त्रिज्या कांस्टेंट है तो वेग का मान बढ़ गया। त्रिज्या कांस्टेंट है, द्रव्यमान का मान घट गया तो वेग का मान बढ़ गया, 1 से 2 हो गया। द्रव्यमान 100 से 50 हो गया, वेग 1 से 2 हो गया। तुम कह रहे मास्टर ये बता की रहा है तुम? हम बता ये रहे हैं कि अगर एक कांस्टेंट होगा, दूसरा घटेगा तो तीसरा बढ़ जाएगा। एक कांस्टेंट रहेगा, द्रव्यमान 100 का 100 है, अगर त्रिज्या का मान घटेगा ना तो वेग का मान बढ़ जाएगा। अगर द्रव्यमान का मान कांस्टेंट है और त्रिज्या का मान घट रहा है, 4 से 1 होगा, तो वेग का मान 1 से 4 हो जाएगा। ठीक है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तीसरा कांस्टेंट रहेगा। एक घटेगा, 4 से 1 हुआ तो दूसरा बढ़ेगा, कंडीशन सप्लाई, तीसरा कांस्टेंट रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है? इसका एग्जाम्पल है सर, अगर कोई सीडी डिस्क है, सीडी डिस्क है और घूम रहा है, इस पर एगो मच्छर आकर बैठ गया। अगर इस पर मच्छर आकर बैठा, इसकी त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा है कि इतना बड़ा है तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा? नहीं, इसकी त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन द्रव्यमान बढ़ने के कारण, मच्छर बैठा, द्रव्यमान बढ़ा ना, द्रव्यमान बढ़ने के कारण वेग घट जाएगा। फिर समझाते हैं। अगर कोई सीडी डिस्क घूम रहा था और उस पर एक मच्छर आकर बैठ गया, तो मच्छर आकर बैठा तो इसकी त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4 का 4 रह जाएगा, लेकिन द्रव्यमान का मान बढ़ जाएगा। चूंकि मच्छर में द्रव्यमान होता है, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो उसका वेग घट जाएगा। हमने क्या कहा? एक कांस्टेंट रहेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा बढ़ेगा। एक कांस्टेंट रहेगा, दूसरा बढ़ेगा, तीसरा घट जाएगा। अगर कोई लड़की अपनी बाहों को फैलाए हुए ऐसे घूम रही है किसी रोटेटिंग टेबल पर, और वो अपनी बाहों को ऐसे सिकोड़ लेती है, ऐसे, अभी ऐसे था, वो अपनी बाहों को ऐसे सिकोड़ लेती है तो उसकी त्रिज्या घट गई। और त्रिज्या घट गई तो उसका जो वेग होगा वो बढ़ जाएगा। अभी अगर उसका वेग ऐसे चल रही थी, जैसे इसको कम करेगी वो तेजी से घूमने लगेगी। क्यों? द्रव्यमान अस्थिर है। ऐसा है कि ऐसे कर देंगे तो हम 100 किलो के हैं, ऐसे कर देंगे तो हम 3 किलो के हो जाएंगे? नहीं। अगर मैं अपनी बाहों को फैलाकर घूम रहा हूं किसी घूमने वाले टेबल पर, और मेरा द्रव्यमान तो कांस्टेंट है, अगर हम अपनी त्रिज्या को कम करते हैं तो त्रिज्या को कम करेंगे तो वेग बढ़ेगा। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर एक कांस्टेंट रहेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा बढ़ेगा, और दूसरा बढ़ेगा, तीसरा घटेगा। तो ध्यान दीजिएगा। अगर कोई लड़का अपनी बाहों को फैलाए हुए है और रोटेटिंग टेबल पर ऐसे घूम रहा है, और वो अपने बाहों को सिकोड़ लेता है, उसकी त्रिज्या घटी, और त्रिज्या घटेगी, द्रव्यमान वही रहेगा, तो वेग बढ़ जाएगा। फिर देखो, इसका अन्य एग्जाम्पल है। ये अगर सूर्य है, इसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रहा है, इसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रहा है, तो यहां पर त्रिज्या कम है। मान लो ये पृथ्वी है, अर्थ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है, तो यहां पर त्रिज्या कम है, तो यहां वेग ज्यादा होगा। यहां पर त्रिज्या ज्यादा है तो वेग कम होगा।
ध्यान देना। है पहले बाहर लगाओ, छोड़ो इसको, छोटा सब बैठा हुआ है, बाहर बाहर सब करो, रूम लगाओ। अगर त्रिज्या का मान कम है, त्रिज्या का मान कम है तो यहां वेग ज्यादा होगा, और त्रिज्या का मान ज्यादा है तो वेग कम होगा। हमने आपको कहा द्रव्यमान तो कांस्टेंट है, यहां द्रव्यमान हो गया कांस्टेंट। तो द्रव्यमान जब कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब ये बढ़ेगा तो घटेगा, ये घटेगा तो बढ़ेगा। यहां त्रिज्या कम है तो यहां वेग ज्यादा होगा, यहां त्रिज्या ज्यादा है तो यहां वेग कम होगा। अगर कोई घूमने वाला टेबल है, त्रिज्या कम करेंगे वेग बढ़ जाएगा, त्रिज्या बढ़ा देंगे वेग घट जाएगा। तुमको कहेगा एक लड़की अपनी बाहों को सिकोड़े हुए है, धीरे धीरे अपने बाहों को फैला रही है, या लड़का कोई है जो फैला रहा है, तो त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो वेग का मान घट जाएगा। और कहेगा सिकोड़ लिया तो कहना त्रिज्या घट गया तो वेग का मान बढ़ जाएगा। कहेगा एगो मच्छर बैठ गया, एगो मच्छर बैठ गया, मच्छर बैठ गया द्रव्यमान बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ गया, त्रिज्या वही है, क्योंकि त्रिज्या तो इतने बड़ा है, सीधी डिस्क मच्छर के बैठने से इतना बड़ा हो जाएगा। तो द्रव्यमान बढ़ा तो वेग घट जाएगा। लेकिन कह देगा कि मच्छर बैठल है उड़ गया, तुम जो है उठा के बैठा देना, हरदम दिमाग में वही एडजस्ट करना, क्वेश्चन में बैठा के उड़ा देगा। अगर बैठा के उड़ा देगा तो कहना द्रव्यमान घट न गया, तब वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या कांस्टेंट। फिर समझा दें, ध्यान देना। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है, अभी कहीं बुक नहीं मिलेगा, चुप, बुक के कोई बात नहीं, हमरा नहीं पता, बुक हमारा नहीं आ रहा है, ठीक ना, आराम से पढ़, हम पागल हो जाएंगे बुक के चक्कर में। ध्यान देना, कहीं कोई बुक अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है, चुपचाप पढ़। अब तू हमरो गाली देगा तो और कोई भरोसा नहीं है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बुक्स एक दिन में 1 लाख कॉपी से ज्यादा नहीं छप सकती है, और राजस्थान यूपी में ही इतनी डिमांड है, अब फिर बिहार भी आ रही है, मतलब समझो कि 20-20 हजार भी भेज रहे हैं हम अलग अलग जगह पर, तो 20 हजार का पते नहीं चलता है कि कहां चल गया किताब। इसलिए सर वेट एंड वॉच, इतना दिन जब वेट किया तो 1-2 दिन और सही, शायद आप तक बुक पहुंच जाए। वेस्ट बंगाल में चाहिए, अब गुवाहाटी में चाहिए, हम कहां बाबूजी घर से लाके देंगे, उतना छपौनी मशीन छापेगा तब देंगे। देखो वेस्ट बंगाल वो गुवाहाटी तो नहीं जाएगा हमारी किताब। कोणीय संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग इंटू त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि अगर एक कांस्टेंट रहेगा दूसरा घटेगा तीसरा बढ़ेगा, एक कांस्टेंट रहेगा दूसरा बढ़ेगा तीसरा घटेगा। द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा तो वेग बढ़ेगा त्रिज्या घटेगा, द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा वेग घटेगा त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या कांस्टेंट रहेगा वेग बढ़ेगा द्रव्यमान घटेगा, वेग घटेगा द्रव्यमान बढ़ेगा। अगर कोई सीडी डिस्क है उस पर मच्छर आकर बैठ गया, इसका मतलब द्रव्यमान उसका बढ़ा, त्रिज्या कांस्टेंट है उतने बढ़कर रहेगा, बढ़ नहीं जाएगा, इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ा तो वेग घट जाएगा। अब बैठल मच्छर उड़ जाएगा, द्रव्यमान घट जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। अगर कोई घूमते हुए टेबल पर कोई लड़की अपने बाहों को फैलाकर घूम रही है और वो धीरे धीरे अपने बाहों को सिकोड़ लेती है, तो त्रिज्या घटता है, द्रव्यमान कांस्टेंट है, वेग बढ़ जाए। तोरा उतना समझ में नहीं आए ना, तो तू एगो दिमाग लगाना, बोलो कि एगो कोई घटाएगा ना तो दूसरा जो पैरामीटर पूछेगा ना ओकरा बढ़ा देना, आ एगो बढ़ रहा होगा ना दूसरा जो पैरामीटर पूछेगा ओकरा घटा देना, तो हर काम हो जाएगा। एगो कांस्टेंट होबे करेगा, फिक्स है। अब देखो, कहता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण, बल नहीं बल आघूर्ण, क्योंकि बल रेखीय गति में लगता है, बल आघूर्ण कोणीय गति में लगता है एग्जाम बाद पुस्तक मिलेगा। छप नहीं रही है, छप के बट भी गई और खत्म हो गई, ठीक ना, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है अमेजन पे, छप नहीं रही है, छप के खत्म हो चुकी है, ठीक ना, फिर नया माल आ रहा है, वो आप लोगों को मिलेगा। अब छोड़ नहीं, बुक के बारे में हम चर्चा ही नहीं करना चाहते। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण आरोपित ना हो तो उस वस्तु का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है।
अर्थात एम भी आर बराबर कांस्टेंट। अगर किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है, ध्यान देना, अगर मान लो कि ये कोई पत्थर है, ये कोई पत्थर है, चला, इसको हम धागे से बांधकर घुमाते हैं, तो ज्यो ज्यो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, तुम गौर से देखना, ज्यो ज्यो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, ज्यो ज्यो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, त्यों त्यों इसका वेग बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान कांस्टेंट है। तो कहता है अगर किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है, ज्यों ज्यों धागा उंगली पर लिपटता जाता है, त्यों त्यों त्रिज्या कम होने के कारण वेग बढ़ जाता है। ज्यों ज्यों ही खुलेगा, त्रिज्या अधिक होने के कारण वेग कम हो जाता है। ऐसे करेंगे, देखो, ज्यों ज्यों धागा उंगली पर लिपटता जाता है, त्यों त्यों त्रिज्या कम होने के कारण वेग बढ़ जाता है, क्योंकि एक द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहता है। कहता है, गौर फरमाइएगा कि एग्जाम्पल, अगर किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है, तो ज्यों ज्यों धागा उंगली पर लिपटती है, त्रिज्या कम होने के कारण वेग बढ़ जाता है। उल्टा होने पर उल्टा होगा, मतलब अगर खुलने लगेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा तो वेग घट जाएगा। ठीक है सब, देखिए ना, ये अगर इसकी त्रिज्या घटेगी तो वेग बढ़ेगा, और जब ये खुलेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा तो वेग घट जाएगा। आप करके देख लेना। द नेक्स्ट वन इज, अगर ये लड़की है और अपनी बाहों को फैलाकर ये घूम रही है, और ये अपनी बाहों को सिकोड़े, देखो अभी एक रोटेशन है, यहां देखो जैसे ही बाहों को सिकोड़ेगी मल्टीपल रोटेशन होगा। यहां देखो एक रोटेशन है, और जैसे ही बाहों को सिकोड़ेगी मल्टीपल रोटेशन हो जाए। देखो ये सिकोड़े हुई, ये फैलाई हुई। तो कहता है अगर किसी घूमते हुए टेबल पर कोई लड़की अपनी बाहों को फैलाती है, फैलाकर घूम रही है, फैलाकर, ये वाला केस, और वह धीरे धीरे अपनी बाहों को सिकोड़ लेती है, ये वाला केस, तो त्रिज्या कम हो गया। देखो अभी यहां त्रिज्या इतना है, अभी यहां त्रिज्या इतने है, ये त्रिज्या हो गया। त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक हो जाता है, इसका वेग देखो अधिक हो गया। और उल्टा होने पर उल्टा होगा। उल्टा मतलब अभी अगर सिकोड़े रहेगी, यहां आने के बाद फैला देगी, तो भैया त्रिज्या अधिक होने के कारण वेग कम हो जाए। यहां त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक होगा। क्वेश्चन में ध्यान से रखना कि सिकुड़ा के फैला रहा है कि फैला के सिकुड़ा रहा है। तू एक बात जानता है, ओकरे मार देता है हमेशा। वो स्पीडी लूसेंट पढ़ेगा तो यही होगा। गुरुजी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, फिर पुस्तक के नाम नहीं लेना है, उल्टा होने पर उल्टा होगा। हम तो नोट्स जो दिए हैं पीडीएफ प्रोग्राम में लिखा है। किसी भी प्रकार की कोई पुस्तक नहीं आ रही, चुपचाप पढ़। अगर क्वेश्चन कहे ना बाहों को सिकड़े हुए फैला दिया, तो तू भी ऊपर ध्यान रख कि त्रिज्या बढ़ा वेग घटेगा। और अगर कहे फैला हुआ है सिकुड़ गया, तो तू कहना हाँ त्रिज्या घटा ना तो वेग बढ़ जाएगा। क्लियर? अगला, इस सीडी डिस्क पे मच्छर बैठ गया, तो मच्छर बैठा द्रव्यमान बढ़ा ना, द्रव्यमान बढ़ा तो त्रिज्या तो उतने है। ऐसा है कि मच्छर पर बैठ जाएगा त्रिज्या इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं, त्रिज्या उतने है, द्रव्यमान बढ़ गया तो वेग घट जाएगा। उल्टा होने पर उल्टा होगा। मतलब अगर मच्छर उड़ गया, मच्छर बैठ गया, द्रव्यमान बढ़ेगा, वेग घट जाएगा। अब मच्छर उड़ गया तो द्रव्यमान घटेगा, वेग बढ़ जाएगा। क्वेश्चन एकदम ध्यान से मच्छर को बैठाना, क्वेश्चन के हिसाब से बैठने देना, क्वेश्चन के हिसाब से उड़ने देना। अपने मन से मास्टर भाई को पढ़ा दिया, लूसेंट स्पीडी कहीं पढ़ लिए कि मच्छर के बैठ जाने से द्रव्यमान बढ़ेगा तो वेग घट जाएगा। अब क्वेश्चन पता चला कहां मच्छर बैठल था, उड़ गया, तो तुरंत दिमाग उड़ जाता है, चल जब बोरा में। कहते हैं अगर किसी घूमते हुए सीडी डिस्क पर कोई मच्छर आकर बैठ जाता है तो त्रिज्या नियत रहती है, इतने बड़का रहेगा, लेकिन द्रव्यमान बढ़ने के कारण वेग घट जाता है। इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा क्योंकि मच्छर का द्रव्यमान होता है तो वेग घट जाएगा। उल्टा होने पर उल्टा होगा। मतलब अगर मच्छर उड़ गया तो द्रव्यमान घटने के कारण वेग बढ़ जाएगा।
क्लियर? अब ध्यान देना सर, अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ध्यान देना, तो अगर यहां है, अगर यहां है त्रिज्या कम है, त्रिज्या कम है तो वेग अधिक होगा, और अगर यहां चल गया चला तो त्रिज्या ज्यादा है, त्रिज्या ज्यादा है तो वेग कम होगा। देखो, अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, कभी भी वृत्त ये हो गया चला और दीर्घवृत्त ये हो गया, तो जब भी कोई ग्रह चक्कर लगाता है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। कहता है अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो जब वह सूर्य के नजदीक होता है तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक होता है। जब वह सूर्य के नजदीक होता है त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक होता है, और दूर रहने पर त्रिज्या अधिक होने के कारण वेग कम हो जाता है। देखो, दूर रहेगा, नजदीक है त्रिज्या कम है, वेग अधिक होगा, दूर होगा त्रिज्या अधिक होगा, वेग कम हो जाए। क्लियर? अब क्वेश्चन में लेकिन चला ध्यान से, ना तो मामला हो जाए तो गड़बड़। हम फिर समझा देते हैं। अगर कोई बाह्य बल ना लगे तो कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। अगर धागे में पत्थर को बांधकर घुमाते हैं, जो जो त्रिज्या घटेगा वेग बढ़ जाएगा। कोई लड़की बाहें फैलाकर घूम रही है और सरमाहों को सिकुड़ा देगी, त्रिज्या घटेगा वेग बढ़ जाएगा। फैला देगी, त्रिज्या बढ़ेगा, वेग घट जाएगा। सूर्य के नजदीक होगा त्रिज्या कम होगा, वेग बढ़ेगा, और सूर्य से दूर होगा त्रिज्या दूर होगा अधिक ना, त्रिज्या अधिक होगा, वेग कम हो जाएगा। क्लियर? बोला ना रे? अब केंद्र बल एक काल्पनिक बल है जो बाहर की ओर लगता है, अभिकेंद्र बल एक वास्तविक बल है जो केंद्र की ओर लगता है। वृत्तीय गति दो प्रकार की, एक समान और असमान। एक समान होगा तो भी स्क्वायर बाय आर, और समान होगा तो अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, अगर आप पिछला क्लास किए होंगे तो। वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल की अगर हम बात करें तो वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल कितना होता है? V बराबर अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा। यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए अलग अलग द्रव्यमान, स्कूटी के लिए, ट्रक के लिए, बस के लिए, सबका एक के लिए एक को वक्र पथ बनता है। अगर गाड़ी पलटेगी, अंदर वाला पहिया पहले उठेगा, गाड़ी बाहर की ओर पलटेगी, क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाएगा। वृत्तीय गति में क्या नियत रहता है? चाल और गति ऊर्जा नियत रहता है, बाद बाकी सब बदल जाता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गति ऊर्जा नियत रहता है, बाद बाकी सब बदल जाता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? कहता है अगर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो वस्तु का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, अर्थात MVR बराबर कांस्टेंट। त्रिज्या ज्यादा है, सिकोड़ लेगी, त्रिज्या कम होगा, वेग बढ़ जाएगा। मच्छर बैठ जाएगा डिस्क पर, द्रव्यमान बढ़ेगा, त्रिज्या कांस्टेंट है, वेग घट जाएगा। धागा लिपटेगा, त्रिज्या घटेगा, त्रिज्या घटेगा, वेग बढ़ जाएगा। क्लियर? बोलन रे? कल हम लोग सर इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं 9 से 10 में। 9 से 10 लाइव आ रहे हैं हम सर AM में। 9 से 10 AM यानी सुबह में लाइव आ रहे हैं हम सर इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल लेके। इसीलिए हम न्यूमेरिकल रोके हुए थे कि जब जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसका न्यूमेरिकल पढ़ा देंगे। लाइव आ रहे हैं हम अपने YouTube चैनल पे, बिल्कुल फ्री है, वो भी आपके लिए मैक्सिमम न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस। इसीलिए सर हम ऐप पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हम न्यूमेरिकल ताकि उनको समझ में आए, इसीलिए हम पहले सर्कुलर मोशन आपको यहां पढ़ा दिए, अब वहां न्यूमेरिकल बताएंगे और खट से आपको समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल का PDF ऑलरेडी डाला हुआ है, सर्कुलर मोशन न्यूमेरिकल करके खोजिएगा, आपको मिल जाएगा। कब? कल 9 बजे, 9 से 10 में सुबह में YouTube पर न्यूमेरिकल होगा सर्कुलर मोशन का। हमने कहा था सर कि जिस दिन हम यहां पर खत्म कर देंगे चैप्टर, उसी दिन अब उस चैप्टर का न्यूमेरिकल वहां करवा देंगे, ताकि आपको एकदम सॉलिड तरीके से समझ में आ जाए। वर्क पावर एनर्जी का सारा न्यूमेरिकल आपको मिल गया होगा, सारा पब्लिश हो गया ना, सारा न्यूमेरिकल 5 क्लास होगा, शायद 5 की 6, 7 क्लास है सिर्फ न्यूमेरिकल का, वर्क पावर एनर्जी का, जरूर देखिएगा, ताकि आपका न्यूमेरिकल का पूरा फंडा टाइप वाइज दिया हुआ है, आपको दिक्कत नहीं हो। और इसका न्यूमेरिकल कल हम लोग, चूंकि लाइव सर ज्यादा समझ में आता है, इसलिए कल लाइव मिलते हैं हम लोग 9 से 10 में सर्कुलर मोशन की कक्षा में। ठीक है,
आप नहीं आते हैं या नहीं मिस करते हैं सर, तो ये आपकी जवाबदेही है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है सर, लास्ट में पॉइंट 2 से आपको पछताना पड़ेगा, वो आप समझिए कि सर आपको क्या करना है। रही बात पुस्तक की, पुस्तक के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज शाम तक रिजल्ट कुछ ना कुछ आपके सामने होगा। थैंक यू वेरी मच। सर्कुलर मोशन कल लाइव आ रहे हैं हम 9 से 10 में न्यूमेरिकल की क्लास में, सिर्फ इसी चैप्टर में, ठीक है। सिर्फ तुम लोग के कारण हम सर उ लोग का भी बंद कर दिए थे, इसके लिए हमको सुनाया भी गया कि क्या इसका भी पेड कोर्स आएगा, कुछ नहीं आने वाला है। सिर्फ हम यहां पढ़ा रहे हैं, वहां न्यूमेरिकल मैक्सिमम तुमको प्रैक्टिस करवाएंगे। सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल अपलोडेड है, जो लोग जॉब करते हैं वगैरह वगैरह वो अपना देख लेंगे, अपलोडेड वीडियो रहेगा तो देख लेना है। थैंक यू वेरी मच। अब कोई कहां पर बुक सर मिल रही है, कानपुर वगैरह में बुक मिल रही है, अभी ऑलरेडी यूपी में मिल चुकी रही है, कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर नहीं भी मिल रही है, ठीक है। 1-2 दिन अस्थिर रही है, सब जगह मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। सॉरी बुक के इनकन्वीनियंस के लिए तहे दिल से हम सॉरी हैं सर। थैंक यू वेरी मच।